अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 3 का जो है वो आगाज़ करते हैं क्लास का। हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो है वो कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं और इसमें जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने करना है। पहले आपको बताता चलूँ कि जो डी मॉर्गन लॉज हैं ये कौन कौन से हैं जी। तो एक मैथमेटिशियन था डी मॉर्गन, उसने यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से एक जो है वो लॉ हमें दो लॉज जो हैं वो हमें दिए थे। वो कौन से थे? नंबर 1 हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि दूसरा सॉरी ये यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है। जबकि दूसरा उसने दिया था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ये जो एक छोटी सी चीज़ आपके सामने दी हुई है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ये भी एक किस्म का जो है वो ऑपरेशन ही है और ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से आता है कि जैसे कि अब इधर आया हुआ है बी की पावर या बी के ऊपर जो है छोटा सा एक सी आया हुआ है। हम छोटी क्लासेस में इसको ऐसे पढ़ के आए हैं, बी के ऊपर ये छोटी सी डैश होती थी और इसका मतलब ये होता था कि जो भी हमारे पास सेट होगा उसको हम यू से माइनस कर देंगे। यू जो है वो यूनिवर्सल सेट जो है वो होता है। फिलहाल यूनिवर्सल सेट इस लेवल की जो मैथमेटिक्स है उसके लिए जो है वो एक सबसे बड़ा जो है वो सेट होता है। तो आमतौर पर वो हमें दिया जाता है और हम उसको जो है वो सॉल्व करके इसमें से जो है माइनस करते हैं। लिहाजा माइनस का तरीका मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास u जो है 1 2 3 अप टू 10 है और b जो है हमारे पास वो है 4 5 6। अब अगर आपको क्या कहा जाए कि b कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो इसका मतलब आप u में से b को माइनस करेंगे। तो पहले आप u का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर आप जो है वो सेट लिखेंगे किसका? b का 4 5 6। अच्छा याद रखें जब भी माइनस करने लगेंगे तो माइनस के अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये आपने ऑलरेडी नॉर्मल जो माइनस सब्ट्रैक्शन होती है उसमें भी यही देखना है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है, बड़े सेट से छोटे सेट को माइनस किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जितनी भी ये जो नंबर आपको इस साइड में नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर भी मौजूद है, ये तीनों नंबर यहाँ पर मौजूद है। ये तीनों नंबर जो है आपने निकाल देने, इनको निकाल देना है, ठीक है। इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो जब आप इन तीनों को निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ये जो है आपके पास जो है वो बचेंगे। तो हमने सिर्फ इनको लिख देना है और ये जो बचने वाली बात है ये सिर्फ पहले वाले सेट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ 6 की बजाय यहाँ 11 भी होता, अब चूंकि यहाँ 11 तो नहीं है लिहाजा 11 कॉमन तो निकलेगा ही नहीं, तो अब 11 बेशक यहाँ पड़ा रहे। मैंने सिर्फ ये देखना है कि जो एक जैसे होंगे उनको मैंने निकाल दिया, निकालने के बाद पहले सेट में जो बचा बस मैंने यहाँ पर लिख दिया, बेशक यहाँ पर 11 के बाद जो मर्जी लिखा हो। तो ये इम्पोर्टेंट माइनस करने का तरीका सेट के अंदर इस तरह से जो है वो देखा जाता है ना। अब हम जो है वो इन लॉस को यूज़ करके शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स। सबसे पहली बात u इज इक्वल टू n, so n is a natural number, n is a natural number, set of natural numbers, so it's mean u is equal to 1 2 3 और चूंकि हमें कुछ नहीं बताया था कि कहाँ तक जा रहा है लिहाजा हम अप टू सो ऑन इसको लिख देंगे। a जो है वो 5, ये जो होता है इसको जो है हम 5 बोलते हैं और 5 एम्प्टी होता है, ठीक है।
तो यानी कि दूसरे अल्फाज में ए हमारा जो सेट है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है जी। और बी जो है, बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? आपने छोटी क्लासेस के अंदर प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। प्राइम नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। सो प्राइम नंबर्स के हवाले से थोड़ी सी आपको बात बताता चलूँ कि कुछ डाउट जो है वो इन नंबर्स के हवाले से जो है वो देखा जाता है। वो ये है, कुछ स्टूडेंट्स भूल कर इसको 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट 2 से कर रहे होते हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं होता कि हमने इसको 2 से करना है या 1 से। इसको याद किया होता है सबने। इसके पीछे एक छोटी सी जो है वो बात है, वो समझ लें। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका एक फैक्टर 1 हो और एक फैक्टर खुद वो हो। 3 का भी एक 1 फैक्टर होता है, एक फैक्टर 1 होता है और एक खुद होता है। इसी तरह 4 का, अब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों जो है वो प्राइम नंबर है। अगर 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, ये खुद 4 भी फैक्टर है। सो ऐसे नंबर जिसका एक फैक्टर 1 हो और एक ये खुद फैक्टर हो, ये सिर्फ प्राइम कहलाते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो प्राइम नहीं कहलाता। तो डाउट ये है कि 1 क्यों नहीं फिर जो है वो प्राइम नंबर? 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि 1 बेचारा जो है उसका एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1। जबकि डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक 2। और 1 का तो फैक्टर ही एक है, लिहाजा ये प्राइम फैक्टर कभी भी नहीं कहलाएगा। जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास तीनों सेट आ गए, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3। सो सबसे पहले हम जो है वो अपना लॉ लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ, जिस चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसको यू से माइनस करेंगे, सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। सो यू माइनस ए यूनियन बी। अब मुझे जो है इसको अभी तो इक्वल डाल दें, मुझे ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए जो है वो आपके पास क्या था? एम्प्टी यूनियन। बी आपके पास था 2, 3, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है। और जब आप इसका यूनियन करेंगे तो ये एम्प्टी है और ये सेट है बाकायदा तौर पर, इसमें नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा इकट्ठा करने से हमारे पास ये ऐसे जो है वो आ जाएगा। सो ये ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को यू से क्या करना है? माइनस करना है। सो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन, सॉरी, यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यू लिखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, माइनस 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11 अप टू सो ऑन। तो अब मैं माइनस आपके सामने करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे माइनस करते हैं। सो माइनस का तरीकाकार क्या है? आपने कॉमन एक जैसे निकाल देने। देखिए यहाँ 2 भी एक जैसा है, उसके बाद आपके पास 3 भी एक जैसा है, उसके बाद आपके पास 5 भी एक जैसा है। इसका मतलब अगर मैं 2, 3, 5 निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1, 1 के बाद यहाँ बचेगा 4। अब 4 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 6 होगा 5 के बाद। तो यहाँ से ऐसी बात है 6 और 7 कॉमन आपस में नहीं बनते, तो हमें तो ये देखना है जो कॉमन है वो निकल गए, लिहाजा 6 आ जाएगा। 6 के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ 8 आएगा। सो अप टू सो ऑन, ये वाला सेट हमारे पास u माइनस ए यूनियन बी के लिए आ जाएगा। ठीक है। अब हम जो है वो इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसका मतलब ये होगा कि u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। सो पहले आप u माइनस ए मालूम कर लें। सो u था हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, माइनस एम्प्टी साइड जो है वो हमारे पास आ गया जी। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लिहाजा जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर कॉमन भी कुछ नहीं होगा। जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो पहला सेट पूरा का पूरा बचा हुआ है, लिहाजा ये इसी तरह यहाँ पर उतार दिया जाएगा जी। इसका मैं आपको एक आसान बात समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप लेट सपोज 5 और 0 इनको आपस में माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? 5 ही आता है, क्योंकि ये 5 नंबर है और ये 0 भी एक नंबर है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लिहाजा 5 में से 0 निकालें तो 5 आता है। इसी तरह किसी सेट में से एम्प्टी को निकालें तो फिर वही वाला सेट वापस
आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखने के लिए आप इस चीज़ को जो है वो याद रख लें। सो u माइनस ए। नाउ इसी तरह u माइनस बी निकाल लेंगे। सो u माइनस बी इज इक्वल टू u जो था 1 2 3 और b जो था हमारे पास वो क्या था 2 3 5 अप टू सो ऑन। सो इसको जब आप माइनस करेंगे, सो माइनस कैसे करेंगे देखें, वही तरीका कार है आपके पास, यही चीज़ आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, टू सो ऑन। वही माइनस का जो है वो हमने तरीका कर लिया। तो अब u माइनस ए को u माइनस ए को u माइनस बी से क्या कर लेना, ये गलती से मैंने लिख दी है, इंटरसेक्शन कर लेना। सो इधर आ जाए, u माइनस ए सो u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। सो u माइनस ए आपके पास क्या था 1 2 3 और इंटरसेक्शन u माइनस बी आपके पास क्या था 1 4 6 8 टू सो ऑन। जी इनको आपस में माइनस कर देना है। सो माइनस माइनस नहीं करना, इंटरसेक्शन ले लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, 1 कॉमन होगा, यहाँ 3 के बाद 4 आता है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन, यहाँ 6 भी कॉमन, यहाँ 8 भी कॉमन, अप टू सो ऑन, ये सारे कॉमन निकल आएंगे हमारे सामने। सो हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो ये डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ था ये हमने जो है वो क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है जी। सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। अब आप लोगों ने जो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है वो आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करना है, सेम इसी चीज़ को याद रखते हुए, इन्हीं चीज़ों को जो है वो सामने रखते हुए। ठीक है। उसमें फ़र्क क्या है, जो हमारा डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये सिंपल हमारे पास इसका जो है वो क्या है, लॉ है। और इसमें उस पहले वाले में इधर यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन था, अब जो है इधर इंटरसेक्शन है और इधर यूनियन है। सो आप इसको जो है वो उसी सेम तरीके से आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जी हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो जो है वेन डायग्राम के हवाले से है, लेकिन उससे भी पहले हमें कुछ और छोटी छोटी बातों का जो है वो पता होना चाहिए। आपने छोटी क्लासेस में भी वो बातें पढ़ी थी, समझी थी, लेकिन अभी दोबारा से आपको जो है वो मैं कुछ बातें समझाने लगा हूँ, अगर आप उसको उससे देखेंगे। सो एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं वो हम करने लगे। हमारे पास कुछ जनरल मैथमेटिक्स के लॉज थे, वो एडिशन के लिए थे, सब्ट्रैक्शन के लिए भी थे, जो कि आपने छोटी क्लासेस में जो है पढ़े। इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए भी कुछ हमारे पास जनरल लॉज मौजूद हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि एडिशन का एक लॉ लिखूँगा, फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का उसी हवाले से एक लॉ आपको लिख के दिखा दूँगा। तो हमारे पास जो जनरल लॉज हैं सेट के हवाले से, ठीक है, अच्छा उनको भी हम जो है वो कोई ख़ास जो है वो नाम तो नहीं देते, बस वो एक किस्म के जनरल लॉज हैं। ठीक है, तो अब उनको जनरल लॉज जो है वो बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक लॉ है कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था, वो ये था कि a को जब b से प्लस करते थे तो इक्वल के बाद b को भी आप a से प्लस करते थे और दोनों का आंसर जो है वो क्या आता था, एक जैसा जो है वो सेम आता था। ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तब इसी कमोटेटिव लॉ को हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया, तो ये ऐसे हो जाएगा कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो यूनियन के लिए वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और अगर हम उसको इंटरसेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लें, इंटरसेक्शन के लिए वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हमारे पास एक लॉ था, एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन के भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एडिशन के करा रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि एकदम माइनस आ जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली तीन चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती थी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स पहले सॉल्व, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसके साथ ऐड करते थे, इनको सॉल्व करने के बाद इसके साथ। तो जब इसी एसोसिएटिव लॉ को, इसी सेम एसोसिएटिव लॉ को आपने यूनियन के लिए देखा, तो यूनियन के लिए हो जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने एक्सरसाइज 1.2 के जो शुरू के कुछ सॉल्व किए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, वो बेसिकली इसी लॉ के ऊपर जो है वो बेस कर रहा था। इसी तरह जब आप इंटरसेक्शन के लिए बात कर देंगे, तो इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये हमारे पास जो है वो दूसरा आ गया। अब हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसका जो लफ्जी मतलब बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, वो वही बेसिकली क्या है कि जब आप दो चीज़ों को जो है वो मतलब डिवाइड कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, दो चीज़ों को डिवाइड कर देना, या जो भी चीज़ है उसको आपने क्या कर देना है, इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसमें चूँकि हमने डिवीजन दो चीज़ों को शेयर करना होता है या ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना होता है, तो लिहाजा इसमें मल्टीप्लाई का भी थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। तो वो कुछ इस तरह से था कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वो होता था ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि इस ए को आप बी से लेकर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में 1 प्लस ए को बी सी से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में 1। अब इसी तरह जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप यूज़ करेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पे यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन तो आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा, आप अगर इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए अगर यूज़ करें तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप दो चीज़ों को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारे पास कुछ ऐसे लॉज है जिनको आपने आगे यूज़ करना है। इन लॉज का वैसे ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आप क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट में कहा जाएगा कि जी इसको इस लॉ से सॉल्व करें, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम वेन डायग्राम के हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। सो ये एक हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है और वेन डायग्राम के ऊपर बात होने वाली है। सो एक साइंटिस्ट थे जॉन वेन, इन्होंने वेन डायग्राम के बारे में सबसे पहले जो है वो बताया था। और वेन डायग्राम असल में है क्या, देखिए आप सेट को जो है वो ये यहाँ पर बाकायदा लिखते हैं,
जैसे कि ये सेट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इस ए सेट को आप लिखते हैं, बी को लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं सेट्स को डायग्राम की सूरत में ड्रॉ करना शुरू कर दें या कुछ आप ऐसी डायग्राम्स बनाएं जिनमें आपको ये देख के पता चल जाए कि दो सेट्स के दरमियान रिलेशन यूनियन का है या इंटरसेक्शन का है, देन उन डायग्राम्स को आप वेन डायग्राम क्या कहते हैं। सो वेन डायग्राम एक रेक्टेंगुलर डायग्राम होती है, ठीक है जी, यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट जो है वो इधर साइड में लिखा जाता है, जिससे मुराद ये होती है कि हर किस्म का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट से ही निकाला गया, और अंदर जो बाकी के सेट होते हैं वो हम इधर अंदर सर्कल करके बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ए सेट है तो मैंने ए सेट सर्कल के अंदर बना दिया। सो ये एक हमारे पास वेन डायग्राम है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके जितने भी सेट हैं उन सेट्स को आप जब डायग्राम की शक्ल में ले आते हैं या फिर आप एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप उसको देखकर ये बता दें कि भाई आपके जो सेट हैं वो ऐड हो रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं या इंटरसेक्शन हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देन ऐसी डायग्राम्स को आप वेन डायग्राम जो है वो बोलते हैं, ठीक है जी। सो वेन डायग्राम को हम ड्रॉ भी करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से इसका यूनियन इंटरसेक्शन इसमें होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे जाते, ठीक है, यहाँ पर शेडिंग की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे इसमें शेड कर देता हूँ। सो इसको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से शेड किया जाता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जी अब जो सेट है वो यूनियन हो रहा है या इंटरसेक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि वेन डायग्राम के अंदर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन वेन डायग्राम। सो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग जो लफ्ज़ है, ओवरलैपिंग लफ्ज़ किससे निकला है? ये निकला है ओवरलैप से। और ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। एक चीज़ है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ आपने रख दी तो आप उसे कहते हैं कि वो ओवरलैप किस कर रहा है। तो ओवरलैपिंग के अंदर आपके जो सेट होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कुछ इस तरीके से। यानी कि देखें, दोनों सेट आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों सेट जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। सो ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, जिसे आप बोलते हैं ओवरलैपिंग। और नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है रिप्रेजेंटेशन का वो है डिसजॉइंट। सो डिसजॉइंट लफ्ज़ से पता ही यही चल रहा है कि डिसजॉइंट मीन्स दो अलग चीज़ें, दो अलग चीज़ें। सो अगर आप मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, तो वो दो मुख्तलिफ सेट आप बना देते हैं, ठीक है, और आप जो है वो इसको शो कर देते हैं। अब मुझे ज़्यादा आसान जो है वो ओवरलैपिंग लगता है, ठीक है। मैं इसको जो है वो समझता हूँ कि इसमें आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ यूनियन हो रही है और कौन सी चीज़ इंटरसेक्शन जो है वो हो रही है। सो हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे, हम इसके अंदर ओवरलैपिंग क्वेश्चन का ही जो है वो रिप्रेजेंटेशन ओवरलैपिंग की हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है जी। मैं इसको मिटा देता हूँ। जी, एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आप कम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ये आप जो है वो वेरीफाई करें। हमें उसने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 13 और बी जो है वो 5 9 13 17 21 और 25। तो हमने जो है वो इसको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन।
सो फर्स्ट हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पार्ट नंबर 1 था, कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये हमारे पास कौन सा है जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। अब आप चूंकि पढ़ के आ चुके हैं ए यूनियन बी के होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें मतलब इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप जुबानी बता सकते हैं कि सबसे पहले 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11, 13, 17, 21, 25। ये यूनियन आप जुबानी बता सकते हैं। और इसकी डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। आपने पहले रेक्टेंगुलर बनाना होगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपने इसको देखें, एक जो है वो ये हमारे पास है सेट नंबर ए, और ये मैंने बना दिया सेट नंबर बी। ठीक है, मैंने दोनों को ओवरलैप करा दिए। अब मैं यहाँ पर किस किस्म की शेडिंग करूँगा या किस किस्म की मतलब मैं रिप्रेजेंटेशन लाइंस की यूज़ करूँगा कि मैं जो है आपको ये समझा सकूँ कि इनका यूनियन हो रहा है। याद रखें, यूनियन में आपने दो चीज़ों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। एक सेट ये था और एक सेट ये था, दोनों आपस में क्या हो गए, इकट्ठे। तो अगर मैं इनको इस तरह की मैं लाइन लगा दूँ, ये आप देख लें कि ये मैं किस तरह की लाइन लगा रहा हूँ। अब इस तरह की लाइन लगाने से मुझे क्या चीज़ समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है कि यार ए और बी दोनों का आपस में कहीं ना कहीं यूनियन लिया गया है। फिर मैंने पूरे दोनों सर्कल्स के अंदर लाइंस कर दी है, शेडिंग कर दी है। इसको लाइन या शेडिंग आप दोनों कह सकते हैं। सो ये दोनों ऐसे पता चल रहा है जैसे हमने इसका क्या ले लिया, यूनियन ले ली। लेकिन याद ये रखना है कि मैंने लाइंस को ऐसे बाहर निकाल के इस यू के साथ शामिल नहीं किया ऐसे। क्यों? क्योंकि मैंने यू को जो है यूनियन में शामिल नहीं किया। जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम यूनियन नहीं ले रहे, हम सिर्फ ए और बी का यूनियन ले रहे हैं। लिहाजा हमने इनको क्या कर दिया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड की बात करें, सो देखें, ये है एक और एक ये है, ये बी है और ये ए है। तो क्या होगा, क्योंकि अगेन यूनियन ही हमने लेना है, मैं बी यूनियन ए लेना था। सो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम सेकंड वाल लेके चलते हैं, कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के लिए जो कमोटेटिव लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, उसको आपने जो वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या, अब आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि आपने दो चीज़ों को क्या ले लिया, दो सेट्स में से जो आपके पास कॉमन नंबर थे वो आपने क्या कर लिए, आंसर में निकाल लिया। अब आप जुबानी बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो कॉमन है। देखें, यहाँ से 5 कॉमन है, 9 कॉमन है, 13 कॉमन है, बस ये 3 ही कॉमन है। अब कॉमन के लिए कैसी लाइंस आपने लगानी है और किधर लगानी है। एक ये सेट ए था, एक ये सेट बी था, लेकिन दोनों सेट्स का जो कॉमन पार्ट है, जहाँ पर ये आगे मिल रहे हैं, जहाँ पर दोनों के अंदर एक जैसे नंबर मौजूद है, वो सिर्फ ये वाला एरिया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखें, ये ए सेट लेता था, ये बी लेता था, लेकिन जब दोनों का कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, दोनों में ऐसे नंबर देखेंगे जो कि कॉमन है, तो वो सिर्फ इधर ही आ सकते हैं, क्योंकि वो इसमें भी है और इसमें भी है। लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को शेड कर देंगे, इस एरिया को आप क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। यहाँ देख लें ये, तो इससे हमें ये रिप्रेजेंटेशन या इससे हमें ये पता चलता है कि हमने क्या किया, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो ले लिया। अगेन अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, सो राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन। सो अगर हम इसको उलट कर देंगे, देखें बी
और ए, तो बी और ए जो है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अब फिर वही बात है कि बी और ए दोनों अलग सेट थे, लेकिन हमने उनमें से कॉमन निकाल ली, तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ इसी जगह आएंगे और यहाँ वही नंबर होंगे जो कि इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। लिहाजा आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर देंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। आपको अब काफ़ी सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वो इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। हमारा सेकंड वाला जो पार्ट है वो है सेट्स एन एंड जेड। सो एन जो होता है वो हमारे पास होता है 1 2 3 एंड जेड आर इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो हैं वो आ रही होती हैं। सो पॉजिटिव वैल्यूज का नेचुरल नंबर के साथ यूनियन इंटरसेक्शन हो सकता है, मगर नेगेटिव वैल्यूज का नेचुरल नंबर्स के साथ इंटरसेक्शन नहीं होता। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को आपने खुद जो है वो ट्राई करना है, ठीक है जी। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर जो एक डी मॉर्गन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हमने पढ़ा है और हमने वेन डायग्राम के बारे में बात की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो बाकी जो है वो इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह करेंगे।